नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगेश धस्माना। सबसे पहले इस वक्त के मुख्य समाचार। प्रदेश में भाजपा ने तेज की संगठन चुनाव की तैयारियां। देहरादून में आयोजित कार्यशाला में बोले मुख्यमंत्री धामी, भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें कायम है आंतरिक लोकतंत्र। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सब परिवार पहुंचे प्रयागराज। महाकुंभ में स्थापित उत्तराखंड मंडपम का निरीक्षण कर यात्रियों से की बात। भजन संध्या और ज्ञान महाकुंभ में भी हो रहे शामिल। 38वें राष्ट्रीय खेलों की विभिन्न स्पर्धाओं में खिलाड़ी दिखा रहे दमखम। हरिद्वार में हॉकी, टनकपुर में स्लालम और हल्द्वानी में हुए मॉडर्न पेंटाथलॉन के मुकाबले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम कल। प्रदेश के कई स्कूलों में डिजिटल माध्यम से होगा सजीव प्रसारण। कोटद्वार के स्कूलों में भी विशेष तैयारी, छात्रों में उत्साह। और 18 फरवरी से शुरू हो रहा उत्तराखंड का बजट सत्र। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, लोगों के सुझावों को लेकर तैयार किया जाएगा बजट, हर वर्ग को मिलेगा लाभ। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन का चुनाव होना है। देहरादून में आज भारतीय जनता पार्टी ने संगठन चुनाव को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, भाजपा की सह प्रभारी रेखा वर्मा और राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां अन्य राजनीतिक दलों में पार्टी अध्यक्ष का पद पारिवारिक विरासत में मिलता है, वहीं भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र कायम है। साथियों, राजनीतिक दलों में भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें लोकतंत्र है। यहां पार्टी संविधान के अनुसार प्रत्येक 3 वर्ष में संगठन के चुनाव संपन्न होते हैं। हमारे देश के अंदर अन्य भी बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जहां पार्टी अध्यक्ष का पद पारिवारिक विरासत में मिलता है और पार्टी की सत्ता का केंद्र भी एक परिवार के पास रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन में प्रत्येक तीन वर्ष में बूथ कमेटी बनती है नई, हमारे मंडल बनते हैं, जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक और एवं राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकतांत्रिक तरीके से विधिवत रूप से हमारी पार्टी का एक संगठन पर्व संपन्न होता है, जिसमें हम सबको जिम्मेदारी मिलती है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में रिक्त पड़े सरकारी पदों पर रिकॉर्ड संख्या में भर्ती की है। हर जिले से उत्तराखंड के लोगों को मौका मिल रहा है और इसी का परिणाम है कि जहां राज्य स्थापना के 20-21 सालों में 12-13 हजार कुल नियुक्तियां हुई थी, आज ये नियुक्तियां हमारी पिछले 3 सालों की आप गिनेंगे तो जानते हैं कितनी हो गई? 20,000 का आंकड़ा पार हो गया है। और मैं आप सबको बताऊं कि मुझे ये जिम्मेदारी पर जब भी मैंने काम करना शुरू किया था 4 जुलाई 2021 को, और उस समय मैंने आंकड़ा निकाला था लगभग 24,000 रिक्तियां उस समय खाली थी। और मैंने सबसे पहला मंत्रिमंडल की बैठक में सबसे पहले एक संकल्प ये लिया था कि 24,000 के 24,000 पदों पर हम रिक्तियों को भरेंगे, यानी कि 24,000 को हम पूरी तरह से नौकरी पर लगाने का काम करेंगे। और ये 20,000 हो गया है। आने वाले सालों में जो 2-3 सालों में और रिक्तियां हमारी हुई हैं, हम सारी रिक्तियां भर रहे हैं लगातार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपराह्न सब परिवार प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे। उन्होंने महाकुंभ में स्थापित किए गए उत्तराखंड मंडपम का निरीक्षण किया। वे वहां भजन संध्या, ज्ञान महाकुंभ समेत
विभिन्न आयोजनों में हिस्सा ले रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड मंडपम में आए तीर्थयात्रियों से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना। उन्होंने मंडपम में राज्य के तीर्थयात्रियों को प्रदान की जा रही आवासीय सुविधा व भोजन व्यवस्था का भी जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मंडपम से महाकुंभ में देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालु उत्तराखंड की संस्कृति से परिचित हो रहे हैं। उत्तराखंड मंडपम श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था के साथ ही महाकुंभ में उत्तराखंड का एहसास करवाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड मंडपम के माध्यम से राज्य के पारंपरिक उत्पादों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। महाकुंभ में उत्तराखंड राज्य के देवभूमि स्वरूप के प्रदर्शन के साथ ही राज्य की कला, संस्कृति व विशिष्ट उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री की भी व्यवस्था की गई है। और अब बात करेंगे 38वें राष्ट्रीय खेलों की। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों के तहत हरिद्वार के वंदना कटारिया स्टेडियम में हॉकी के लीग मुकाबले चल रहे हैं। आज एक रोमांचक मुकाबले में उड़ीसा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मणिपुर की टीम को 4-0 से हरा दिया। इस मैच को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग स्टेडियम पहुंचे और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। जिला क्रीड़ा अधिकारी शबाली गुरुंग ने बताया कि हॉकी प्रतियोगिता में 9 पुरुष वर्ग की टीमें और 8 महिला वर्ग की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। 12 फरवरी को सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा, जबकि 13 को फाइनल मैच होगा। वहीं कल से कुश्ती प्रतियोगिता शुरू होगी। अभी हमारा रेसलिंग स्टार्ट है, कल से रेसलिंग स्टार्ट है। टीम सब आने लग गई हैं, तो कल से स्टार्ट हो जाएगा। और कबड्डी हमारा हो चुका है और कलरे पट्टू भी था। यहाँ पर 4 जो हरिद्वार में 4 थे, तो कलरे पट्टू हो चुका है, कबड्डी हो चुका है। अब रेसलिंग हमारा कल से स्टार्ट है और हॉकी चल रहा है। 13 को हमारे सबकी क्लोजिंग है। और आज के लीग मैच में मणिपुर को हराने के बाद उड़ीसा टीम के कप्तान दीप शांत अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नजर आए। वहीं उन्होंने यहां मिल रही व्यवस्थाओं की सराहना भी की। तो ओवरऑल अगर हम लोग गेम के वाइज जाएंगे तो सब कुछ ठीक था, जैसे स्कोरिंग वगैरह हुआ या फिर जो हम लोग का प्लान किया होने के लिए चला है। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है कि जो नेशनल गेम का जो ऑर्गेनाइज हुआ है, या फिर हर एक चीज़ ले लीजिए, ट्रांसपोर्ट का हो गया या फिर रहने का एकोमोडेशन का हो गया या फिर गेम वाइज हो गया, हर एक चीज़ यहाँ पे हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। और वहीं मणिपुर टीम के खिलाड़ी किंगसन ने कहा कि उनकी टीम ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, लेकिन हार और जीत खेल का हिस्सा है। में हम लोग ने पहले डिसाइड किया कि हार जीत कोई मतलब नहीं, मतलब हम लोग को गेम 100% दे देंगे, ऐसे बोला। कोशिश तो बहुत किया, अपनी टीम का पूरा बेस्ट दिए, अपनी जगह में बहुत एफर्ट दिए, फिर भी मतलब किस्मत में हमारे साथ नहीं दिया, फिर ऐसे मतलब हार गए थे। तो यहाँ का जो बहुत यहाँ पे खाना पीने बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। और वहीं चंपावत जिले के टनकपुर में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों की राफ्टिंग प्रतियोगिता के दूसरे दिन पुरुष, महिला और मिक्स सलालम प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों का उत्तराखंड की संस्कृति के अनुसार अभिनंदन किया गया। विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाए गए। प्रतियोगिता का मुख्य इवेंट 10 फरवरी को आयोजित होगा। इस मौके पर भारतीय ओलंपिक कमेटी के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर DK सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों को जिस तरह से बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, उसे पूरा विश्व देख रहा है। उन्होंने कहा कि 10 फरवरी को होने वाले मुख्य इवेंट चंपावत को विश्व पटल पर स्थान दिलाएगा। तकनीकी ऑफिशियल जितनी भी एक पूरी टीम होती है, भारतीय ओलंपिक संघ की, GTCC, सब मिलकर और जिस स्तर पे, जिस चरमोत्कर्ष पे ये राष्ट्रीय खेल आज पहुँच गया है, पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। आज इस देवभूमि उत्तराखंड ने यह दम दिखा दिया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम खिलाड़ियों को वो सुविधा दे रहे हैं इस देश के कि जो अपने प्रदर्शन को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रदर्शित कर पा रहे हैं। कि 10 तारीख को पूरा विश्व देखेगा इस टनकपुर का दम, क्योंकि हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी भी कर रहे हैं। और यहाँ माँ पूर्णागिरी से भी प्रार्थना है कि हम उसमें सफल हों और इस देश का नाम पूरे विश्व में और इस टनकपुर का नाम पूरे विश्व में जग जाए। और वहीं जम्मू कश्मीर की राफ्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहीं और वर्तमान में राफ्टिंग प्रतियोगिता की कंपटीशन डायरेक्टर बिल्किस मीर ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड सरकार ने पहली बार राफ्टिंग को डेमो स्पोर्ट्स के रूप में शामिल करवाया है, जिससे खिलाड़ियों में खुशी है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से बेहतरीन उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं।
जो प्लेटफॉर्म यहाँ की गवर्नमेंट ने खिलाड़ियों को दिया, वी आर हियर, लाइक कोर्स इज आउटस्टैंडिंग, इक्विपमेंट पार्ट, अगर इक्विपमेंट को देखा जाएगा वर्ल्ड का बेस्ट इक्विपमेंट इस कंपटीशन में इस्तेमाल किया जा रहा है। जो इक्विपमेंट जैसे कैनोसलालम की बात करें, राफ्टिंग की बात करें, जब आपके वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होती है, एशियन चैंपियनशिप्स होती है, ओलंपिक जैसी गेम्स होते हैं, द सेम इक्विपमेंट वी प्रोवाइड देयर। सो दिस इज अ बिग थिंग फॉर एथलीट्स। एथलीट्स आर very very grateful to Uttarakhand Sarkar, Uttarakhand state. I wish all the best to all the athletes. और 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की फुटबॉल टीम ने रजत पदक हासिल किया है। प्रदेश की फुटबॉल टीम के सदस्य नई टिहरी के अनुराग रावत का अपने गृहनगर पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया। अनुराग रावत के सम्मान में रैली निकाली गई। अनुराग के पिता जयवीर सिंह रावत नौकरी करते हैं और मां अनीता रावत गृहिणी हैं। 2 भाई और 1 बहन में अनुराग सबसे बड़े हैं। बचपन से खेलों में रुचि, मेहनत और लगन के बल पर आज अनुराग फुटबॉल में अपनी पहचान बना रहे हैं। जहाँ आपको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे वहाँ से आपको बाहर जाना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोचेस से मिलना पड़ेगा, दोस्त बनाने पड़ेंगे, दोस्त तोड़नी भी पड़ती है, कहीं से पहुँचने के लिए कहीं से निकलना है। और आपको बता दें कि हल्द्वानी में आयोजित नेशनल गेम्स के तहत फुटबॉल के फाइनल में केरल की टीम विजेता और उत्तराखंड की टीम उप विजेता रही। सेमीफाइनल मैच में परिणाम पेनल्टी शूटआउट से हुआ था, जिसमें अनुराग रावत ने अंतिम गोल दागकर अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया। 38वें राष्ट्रीय खेल के दौरान हल्द्वानी के गौलापार स्थित इंटरनेशनल स्टेडियम में मॉडर्न पेंटाथलॉन में खिलाड़ी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 6 गोल्ड लेकर राज्य को पदक तालिका में 6ठे स्थान पर पहुंचा दिया है। मॉडर्न पेंटाथलॉन में गोल्ड समेत विभिन्न मेडल दिलाने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। अभी मैंने और इसमें मेरा अभी गोल्ड रहा है और अभी हमारे टीम इवेंट भी शायद गोल्ड ही है। और मैं ये मॉडर्न पेंटाथलॉन गेम को 2018 से खेल रहा हूँ और पहली बार मैंने इसके फेडरेशन नेशनल्स खेले थे 2022 में, उसमें मेरा 1 गोल्ड और 1 ब्रोंज रहा था। और 2024 में अभी मैंने फिर से खेला था तो इसमें मेरा 1 गोल्ड रहा था। और पहले मैं प्रोफेशनली स्विमिंग करता था और मेरी ये प्रैक्टिस लेटेस्ट स्कॉलर्स में चलती है। सर प्रैक्टिस तो बहुत बढ़िया थी सर। सर मुझे लेजर रन में ब्रॉन्ज मेडल मिला सर। सर मुझे इस गेम में 1 साल हो गया है। इससे पहले मैं एथलेटिक्स करता था, फिर मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे शूटिंग का थोड़ा सा नॉलेज था, डिपार्टमेंटली पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ मैं, इसलिए मैंने इधर स्विच कर लिया। और तो मैंने इस फर्स्ट टाइम यहाँ पे नेशनल गेम्स खेला तो मेरा इसमें ब्रॉन्ज मेडल आया और टीम के साथ गोल्ड मेडल आया। जी मैंने मॉडर्न पेंटाथलॉन में लेज़र में पार्टिसिपेट किया था जिसमें कि मेरे 3 स्वर्ण पदक रहे हैं और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट इधर, अच्छा लगा। नेशनल गेम्स का बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन करा रखी है। जी मैंने खेलना लगभग 7 to 8 ईयर्स हो गए हैं। एथलेटिक्स से स्टार्ट किया था मेन, लास्ट 2 साल से मैं अभी मॉडर्न पेंटाथलॉन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मैं मॉडर्न पेंटाथलॉन में लेज़र रन था मेरा इवेंट जिसमें मैंने इंडिविजुअली में ब्रॉन्ज जीता और टीम में गोल्ड। और सर इस गेम में आए हुए लगभग 1 साल। और वहीं मॉडर्न पेंटाथलॉन के एक अन्य खेल मिक्स रिले के दौरान महाराष्ट्र की श्रवणी और मयंक ने गोल्ड जीता। इसमें शूटिंग और स्विमिंग का इवेंट रहा। गोल्ड प्राप्त कर महाराष्ट्र के खिलाड़ी काफी खुश दिखाई दिए। अभी इवेंट में 600 रनिंग, 50 शूटिंग, 50 सेकेंड्स, 50 स्विमिंग, वापस 600 रनिंग, 50 सेकेंड शूटिंग, 50 सेकेंड स्विमिंग और 600 रनिंग से एंड। ये रिले था तो मैं आधा करने का भैया ने आधा किया। पहले श्रावणी ने जो 600/3 किया, उसके बाद जो मेरे को टैग दिया, उसके बाद मेरा भी सेम कोर्स था तो लीड मेंटेन करते हुए, शूटिंग अच्छा करते हुए वी बोथ मेड इट टू द गोल्ड। सो हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन टू हर एंड फॉर टीम महाराष्ट्र। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है। देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं DD न्यूज उत्तराखंड। तू कर ना फिकर, बस जम के तू पढ़।
ये संदेश है प्रधानमंत्री का हर उस छात्र के लिए जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है। हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा करने जा रहे हैं। पहले ये गीत सुनिए। है जरूरी मगर बस एक पन्ना है ये, हाँ तेरी जिंदगी की किताब का। मुस्कुराते हुए अब दिखा देना तू, तुझ में जोश भरा है कमाल का। इस परीक्षा में तू लिखना किस्सा यूं, आसमानों में ऊंची उड़ान का। सब साथ में है अब हाथ में है, अपनी किस्मत की डोर रख हौसला। सारे सीख ले, अपनी मेहनत से तू दुनिया को जीत ले। अपनी मेहनत से तू दुनिया को जीत ले। अपनी मेहनत से तू दुनिया को जीत ले। मेहनत से तू दुनिया को जीत ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ होगी परीक्षा पे चर्चा। देखिए 10 फरवरी सुबह 11 बजे डीडी न्यूज, पीएम यूट्यूब और न्यूज चैनल्स पे। हर बच्चे की तैयारी, हर बच्चे की जीत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को परीक्षा में तनाव मुक्त रहने की सीख और सफलता हासिल करने की राह बताएंगे। प्रदेश के सभी स्कूलों में इस विशेष कार्यक्रम का डिजिटल माध्यम से सजीव प्रसारण किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राएं इस महत्वपूर्ण चर्चा का लाभ उठा सकें। राज्य के विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी आवश्यक तैयारियां पूरा करने का निर्देश दिया है। इसी को लेकर कोटद्वार के स्थानीय विद्यालयों में भी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। विशेषकर उन बच्चों में खासा उत्साह है जो इस साल बोर्ड की परीक्षाएं देंगे। पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कोटद्वार में इस कार्यक्रम को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। इस स्कूल की 10वीं की छात्राओं का कहना है कि प्रधानमंत्री के सुझाव परीक्षा के दौरान काम आते हैं। हाँ जी, हमारे स्कूल में तैयारी है परीक्षा पे चर्चा। कल कार्यक्रम होगा इसका, और इसमें जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, वो हमें इस कार्यक्रम से संबोधित करेंगे। और इससे पहले भी हमारे स्कूल में ये कार्यक्रम हो चुका है जिसमें 10वीं और 12वीं के छात्र होंगे, और मोदी जी हमें इस कार्यक्रम के द्वारा हमें संबोधित करेंगे कि हमें परीक्षा कैसे देनी चाहिए, इससे कभी डरना नहीं चाहिए, शांतिपूर्वक और टेंशन फ्री होकर हमें इस परीक्षा को देना चाहिए। जी, जब भी हमने सुना कि पीएम मोदी इस बार भी हमारे साथ बातचीत करेंगे इस बारे में, तो हमें बहुत अच्छा लगा और एक नई ऊर्जा सी लगती है कि हम इस बार भी परीक्षा बहुत अच्छे से देंगे। नहीं तो टेंशन रहती है कि कैसे देंगे, किस टाइप से देंगे परीक्षा, डर लगा रहता है। और पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य सुनीता मधुवाल ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए बच्चों के अंदर परीक्षा को लेकर चल रहे सवाल और उलझनें दूर होती हैं। उनको जो है टीवी के माध्यम से हम लोग जो है ये प्रोग्राम दिखाएंगे। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों के बीच में उत्साह इसलिए भी है क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर वो सीधे बच्चों के टच में रहते हैं। तो हमारे यहाँ जब मैंने भी बात करी है बच्चों से कि भाई आप क्यों चाहते हैं इस प्रोग्राम को सुनना या क्या आपको लाभ होता है, तो कुछ बच्चे हमारे यहाँ ऐसे हैं सर कि जो बोल नहीं पाते, अपनी बात नहीं बता पाते हैं, अपने मन की जो चीज़ें हैं, जो उनको घबराहट है या कोई भी चीज़ है परीक्षा से संबंधित, वो नहीं कह पाते। लेकिन जब वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके प्रोग्राम को सुनते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता लग जाती हैं जो उनके अंदर भी चल रही हैं।
रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड का बजट सत्र आगामी 18 फरवरी से शुरू हो रहा है। इस संबंध में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि बजट के लिए लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए संतुलित बजट पेश किया जाएगा, जिससे सभी वर्गों को फायदा हो और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचे। शाम तक जो भी ट्विटर और अन्य माध्यमों से जो सुझाव देंगे, उनसे हम सुझाव ले रहे हैं। इनको संकलित करके फिर हम बजट में क्या अच्छा हो सकता है उसको हम उसमें रखेंगे। और वैसे भी हमारी तैयारी है। और आप जानते हैं कि 18 तारीख से यानी 18 फरवरी से हमारा बजट सत्र शुरू हो रहा है। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद फिर चूँकि कार्य मंत्रणा समिति होगी तो उसमें बैठ के हम चर्चा करेंगे किस दिन मुझे वहाँ बजट रखना है। तो एक अच्छा बजट एक सभी प्रदेशवासियों के हित में और पूरे प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए हम बजट प्रस्तुत करेंगे। अल्मोड़ा में स्थित एक स्कूल में बदलता मीडिया बदलता लोकतंत्र विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय हल्द्वानी में पत्रकारिता व जनसंचार के शिक्षक भूपेंद्र सिंह ने व्याख्यान दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मीडिया का लोकतंत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। लोकतंत्र में मीडिया शासन प्रशासन को आमजन से जोड़ने का काम करता है। वर्तमान में मीडिया कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। जरूरत इस बात की है कि लोगों के बीच सही सूचनाएं जाएं। कि मीडिया एक लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण संस्थान होता है, इसलिए कि मीडिया की जो ताकत है वो सिर्फ मीडिया की ताकत नहीं है, वो समाज की ताकत है। तो समाज और जो शासन और प्रशासन होते हैं उनके बीच कड़ी का काम करता है मीडिया। पर कुछ इस दौर में हम देखते हैं कि थोड़ा मीडिया भी आहत है, मुश्किलें मीडिया के सामने हैं, तरह तरह के माध्यम सामने आए हैं, विकास भी हुआ है। कोई ज़माने में सिर्फ अखबार थे या रेडियो, फिर टेलीविज़न, लेकिन अब पोर्टल भी आ गए हैं, ऑनलाइन मीडिया भी है, यूट्यूब भी है, सोशल मीडिया वगैरह। तो बहुत सारा एक तरीके से कार्य व्यापक भी हो गया, जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं और कुछ मुश्किलें भी सामने आई हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा यहाँ पे एक अवसर रखा गया है कि हम इस मुद्दे पे चर्चा करें कि मुश्किलें क्या हैं और कैसे हल हो सकती हैं। मीडिया की जो थीम है उसका कहना ये है कि एक लोकतंत्र में मीडिया की खास तौर पर जो कम्युनिकेशन मीडिया है उसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है और उसमें भी पत्रकारिता का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। लोकतंत्र में जनता के बीच सही सूचनाएं जाएं, जनता का ज्ञानवर्धन हो, जनता एक बेहतर नागरिक बने, ये पत्रकारिता का काम है। लेकिन आज क्या हो रहा है कि पत्रकारिता पर जो पत्रकारिता के जो संस्थान हैं उनके ऊपर या तो जो लोग सत्ता में हैं उनके नियंत्रण में मीडिया है, या फिर जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है उनके नियंत्रण में मीडिया है या पत्रकारिता है। जिस वजह से देखने को मिल रहा है कि पत्रकारिता का जो काम होना चाहिए था, सही बात को जनता तक लेके जाना, वो काम नहीं हो रहा है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए 10 फरवरी तक पल्स एनीमिया अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करने के लिए काम किया जा रहा है। NHM की मिशन निदेशक स्वाति सिंह भदौरिया ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को समय पर एनीमिया का उपचार न दिया जाए तो प्रसव के दौरान उनकी जान पर खतरा हो सकता है। साथ ही अन्य तरीके की परेशानी भी उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, जिसमें कि पहला टी है हमारा टेस्टिंग, जिसका कि अभियान ऑलरेडी 3 से लेकर 10 फरवरी तक चल रहा है। इसमें सभी 1874 हमारे टोटल पूरे प्रदेश में केंद्र बनाए गए हैं, जहां पे ये टेस्टिंग का काम हीमोग्लोबिनोमीटर के माध्यम से ANMs के द्वारा किया जा रहा है और उसकी भी काफ़ी हम लोग डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसकी प्रगति भी बहुत अच्छी है। 50,000 से ऊपर आज तक हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ की टेस्टिंग हो चुकी है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट, जो भी उसमें अगर कम, मॉडरेट और सिवियर केसेस पाए जाते हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम उन्हें आयरन सुक्रोज इंजेक्शन है या फिर आयरन फॉलिक एसिड की डोसेज बढ़ानी है, इस तरीके के उनको उपचार दिए जाते हैं। थर्ड है हमारा टॉकिंग, कि उन्हें ये बताया भी जाता है कि उनको खान पान में किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट करना है और क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे एनीमिया में कमी आए। और फोर्थ हमारी स्ट्रैटेजी है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये लगभग 9 महीने का जो समय होता है, उस समय अगर ये एक बार ट्रीटमेंट के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं तो फिर अल्टीमेटली प्रेगनेंसी के डिलीवरी के समय इन्हें फिर से दिक्कत आएगी।
भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और प्रदेश के शिक्षा विभाग की ओर से कोटद्वार के आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज में 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का मकसद शारीरिक व मानसिक रूप से बढ़ते बच्चों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यशाला में क्षेत्र के लगभग 70 शिक्षक शिक्षिकाओं ने प्रशिक्षण लिया। ये प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं अपने अपने विद्यालयों में बच्चों को उनके स्वास्थ्य, उनमें शारीरिक और मानसिक रूप से हो रहे परिवर्तनों के संबंध में जानकारी देंगे। दुगड्डा ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी अमित कुमार चंद ने कहा कि कार्यशाला में विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं को बच्चों में होने वाले परिवर्तनों व उनके स्वास्थ्य के विषय में बारीकी से जानकारी दी गई। आज राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत हमारी कार्यशाला चल रही है। इसमें 33 विद्यालयों के टीचर और 2 हमारे एमटीज यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको। किशोरों में बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होती हैं, क्योंकि जैसे कि किशोरावस्था आती है, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं, संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। बच्चे इस समय बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो उनको कैसे उनकी समस्याओं को समझें और उन समस्याओं को समझ करके किस तरह से रिएक्ट करें कि बच्चे पढ़ाई की तरफ से डाइवर्ट ना हो और अपने पढ़ाई पे फोकस कर पाएँ। इसके लिए ये कार्यशाला चल रही है। पूरी कार्यशाला हमारी एडोलसेंस एज के लिए है और ये एज बहुत निर्णायक होती है। वो बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। और अगर इसको हम अच्छी तरह से इस परिवर्तन को समझ पाएंगे, गार्जियन तक मैसेज पहुंचा पाएंगे, तो इस बच्चे को हम इम्बैलेंस होने से बचा सकते हैं। उसके अच्छे नंबर आएंगे और भविष्य में भी वो उत्पादक होगा और समाज के लिए भी लाभकारी होगा। और कार्यशाला के मास्टर ट्रेनरों का कहना है कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बच्चों के सर्वांगीण विकास में स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखा है, जबकि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं का कहना है कि उन्हें कार्यशाला से काफी जानकारी मिली है। हाँ, जैसे हम बच्चे की बार बार करते हैं कि बच्चे का एक सर्वांगीण विकास होना चाहिए, तो सर्वांगीण विकास का एक सबसे बड़ा पहलू है कि बच्चे का स्वास्थ्य, क्योंकि अगर स्वस्थ है बच्चा तभी वो सारे अपने अन्य क्रियाकलाप ढंग से कर पाएगा। तो एक ये हमारा NEP नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है, उसका भी एक एम है कि बच्चा जो विद्यालय में वो स्वस्थ रहे, क्योंकि ये कार्यक्रम स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम चलते आ रहे हैं विद्यालय में। जैसे मिड डे मील परियोजना है या एल्पेंडाजोल बच्चे को दिया जाता है स्वास्थ्य, उसके कीड़े के लिए, कीड़े मारने के लिए पेट के। इसी प्रकार उसका आयरन और फॉलिक एसिड की दवाएं दी जाती है उसके स्वास्थ्य के लिए। लेकिन उसका मानसिक और जो फिजिकल उसका और जो उसकी हेल्थ है, उस पर बात हम लोगों ने शायद करते आए हैं, लेकिन इस बार बहुत अच्छी गंभीरता से इस पर प्रयास किया जा रहा है ताकि बच्चा जो है अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक हो। और यहाँ पे हमें जो है किशोर और किशोरियों से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई और किशोर में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, संवेगात्मक रूप से। स्कूल में जाकर के हम जो भी कुछ हमने यहाँ पे सीखा हम उसको अप्लाई करेंगे और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अपना पूरा सहयोग देंगे। हाँ, ये ट्रेनिंग बहुत ही सार्थक है और मैं सोचती हूँ कि ये ट्रेनिंग बार बार होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है बच्चों का हेजिटेशन या जो झिझक वाली प्रवृत्ति है वो भी दूर होगी और बालिकाएं जो है अपनी बात रखने में भी, क्योंकि अब सरकार भी समझ रही है, हमें भी अपडेट होना जरूरी होता है ना, इसलिए होती है ये ट्रेनिंग। हाँ, ताकि बच्चे जो हैं बेझिझक अपनी बात रख सकें, चाहे वो जेंट्स स्टाफ हो चाहे लेडीज़ हो। अब तो एक सार्वजनिक बात हो गई, तो कोई चीज़ हमको बच्चों को अधूरी नहीं रहनी है। बच्चे जब पूरी जानकारी लेंगे किसी चीज़ के लिए, तो शायद मैं नहीं समझती हूँ कि वो हिचकिचाहट करेंगे या अपनी बात को रखने में सक्षम नहीं होंगे। खबर बागेश्वर से है, जहां पुलिस ने अलग अलग मामलों में 2 नशा तस्करों के साथ 4.5 लाख रुपए कीमत की चरस और स्मैक पकड़ी है। पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बानरी मंडल सेरा निवासी नशा तस्कर से लगभग 6 ग्राम स्मैक पकड़ी गई, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 2 लाख रुपए आंकी गई है। इसके साथ ही विकास भवन मार्ग से बरेली निवासी नशा तस्कर से 1 किलो 296 ग्राम चरस पकड़ी गई। इसकी बाजार में कीमत करीब 2.5 लाख रुपए है। कोतवाली बागेश्वर पुलिस द्वारा जो है आज एक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। इसमें 6.6 अवैध स्मैक हेरोइन के साथ एक अभियुक्त को टीम ने गिरफ्तार किया है। 1.296 kg चरस के साथ, अवैध चरस के साथ एक अभियुक्त को एसओजी की टीम ने बागेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गिरफ्तार किया है। हमने निर्देशित किया है कि उनकी सप्लाई चेन के बारे में विवेचना में सम्मिलित करेंगे कि कहाँ से ला रहे थे, किसको बेचने जा रहे थे। इसके बारे में हमारे पास भी अभी इनपुट्स हैं जिसकी विवेचना की जा रही है और इसमें विवेचना के आधार पर जो भी और भी इसमें कड़ियां हैं उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी एक्शन ली जाएगी। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।